हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकृति। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी एग्जाम वाली सीरीज चल रही है जिसमें हम ये वाली कौन सी सीरीज मतलब ये पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट की सीरीज है। ये हमारी जीएसटी की सीरीज है। इसमें हम 500 प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं और साथ में अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम हो रही होगी, इससे नहीं समझ में आ रहा होगा या फिर उसका डिस्क्रिप्टिव पैटर्न होगा, तो वो सिंपली हमारे बैचेस को बाय कर सकते हैं जिसकी प्राइसिंग क्या है 499। ओके, सो सीरीज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, the registration to be taken by an ISD will be, ISD क्या होता है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। सो जो ISD का रजिस्ट्रेशन है वो किसके बेसिस पे होगा? ISD रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे, क्योंकि ऐसे पर्टिकुलरली CGST रजिस्ट्रेशन, IGST, SGST रजिस्ट्रेशन जैसा तो कुछ होता नहीं। अगर तुमने एक जगह रजिस्टर कर लिया GST में तो तुम डीम रजिस्टर्ड हो जाते हो सारी जगहों पे। सो ISD वाले किस में रजिस्ट्रेशन लेंगे? ISD रजिस्ट्रेशन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, under the section 16 subsection 2 of CGST Act 2017, how many conditions are to be fulfilled for the entitlement of the input tax credit? So all the condition और total कितनी conditions थी हमारी? 7 conditions थे GST में, सॉरी ITC में fulfill करने के लिए। Question number 3, the time limit to pay the value of supply to avail the ITC is give, इसमें ना ITC में 2 टाइम लिमिट्स है, ठीक है। एक टाइम लिमिट है कि तुम्हें रिसीवर को कब, मतलब लाइक जो सप्लायर है उसे पेमेंट कब करनी है, यानी रिसीवर कब पे करेगा, और दूसरी टाइम लिमिट है रिगार्ड्स में उसके क्या कहते हैं कि कब तुम क्लेम कर सकते हो ITC, ठीक है। ना माइक कुछ शोर है। So the time limit to pay the value of supply to avail the input tax credit, इसमें कौन सी टाइम लिमिट पूछी है कि कब हम पेमेंट करेंगे तो हम एलिजिबल होंगे किसके? ITC क्लेम करने के। तो जिस दिन तुमने पर्टिकुलर प्रोडक्ट बाय किया या प्रोडक्ट सप्लाई, किसी भी चीज की सप्लाई ली है पर्टिकुलरली, उसके 180 डेज के अंदर तुम्हें क्या करना होगा? पेमेंट करनी होगी। अगर तुमने पेमेंट नहीं की और तुमने अगर उस पर ITC ऑलरेडी क्लेम कर लिया होगा तो तुम्हें मान लेते पार्शली तुमने क्लेम कर लिया होगा पार्शल उसके बेसिस पे, तो तुम्हें ITC रिवर्स करना पड़ेगा और विथ इंटरेस्ट रिसीव मतलब रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट टू क्लेम ITC? दूसरी वाली टाइम लिमिट पूछा ITC की। सो मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या होती है ITC क्लेम करने की तुम्हारी? टिल द डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न और 30 नवंबर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। इन सबका क्या अर्लियर लेंगे, ठीक है। ये तुम्हारी क्या बनेगी? मैक्सिमम टाइम लिमिट टू क्लेम ITC। इनमें से जो पहले होगा वो तुम्हारी टाइम लिमिट बन जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा, अर्लीस्ट ऑफ A एंड B। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोपोर्शनेट क्रेडिट फॉर कैपिटल गुड्स इज अलाउड। कैपिटल गुड्स के केसेस में प्रोपोर्शनेट बेसिस पे किस पे अलाउड होगा? फॉर द बिजनेस के लिए जो गुड्स यूज होंगे उनके लिए, या फिर नॉन बिजनेस दोनों के लिए ही अलाउड है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 6, a person is entitled to take credit of input tax as a self-assessed in a return and credited to his electronic credit ledger। जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होता है, इसमें सारी भी जितनी भी तुमने जितना भी ITC क्लेम किया होगा वो सारी चीजें किस में आती हैं? तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। और जितना भी तुम आउटपुट टैक्स की पेमेंट करोगे वो तुम किस लेजर के थ्रू करते हो? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के थ्रू, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के थ्रू अगर तुम्हें आउटपुट टैक्स की पेमेंट कर रहे हो और तुम्हारा ITC तुमने जो क्लेम किया है वो थोड़ा ही तुम्हारा था और आउटपुट टैक्स तुम्हारा अमाउंट ज्यादा है, तो उस केस में तुम बाकी रिमेनिंग अमाउंट किस लेजर के थ्रू पे करते हो? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू, ठीक है। A person is entitled to take credit of input tax as a self-assessed in the return and credit to his electronic credit ledger on a provisional basis। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोविजनल इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज्ड अगेंस्ट। जो तुम्हारा प्रोविजनल टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो किसके अगेंस्ट तुम यूज कर सकते हो?
सेल्फ असिस्ट आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के। क्वेश्चन नंबर 8, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल फॉर। आईटीसी किस केसेस में नहीं मिलता है? जब हम सर्विस देते हैं मिलता है, जब हम टैक्सेबल सप्लाईज करते हैं तब भी मिलता है, जब हम जीरो रेटेड सप्लाई करते हैं तो भी मिलता है, बट एग्जाम सप्लाई के केस में नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 9, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अलाउड ऑन द सपोर्ट ऑफ। तुम्हें आरटीसी किसके सपोर्ट पे नहीं मिलेगा? तुम्हें इनवॉइस फर्निश करना पड़ता है, ये तुम्हारी उसमें कंडीशंस में है। तुम्हें रिटर्न्स फाइल करने पड़ते हैं, तुम्हें डेबिट नोट और जो भी तुमने क्रेडिट नोट इशू किया होगा सब कुछ फाइल करना पड़ेगा, बट क्या तुम दिखाओगे तो तुम आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे? दैट इज डिलीवरी चालान, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, द रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट हैपेंस व्हेन। रिवर्सल कब करते हैं? मैंने पहले या दूसरे क्वेश्चन में बताया तुम्हें कि जब 180 डेज के अंदर अगर हम पेमेंट नहीं करते हैं अपने सप्लायर को, तो उस केस में हमें अपना आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है और विद इंटरेस्ट रिसीव मतलब रिवर्स करना पड़ता है, सॉरी। सो रिसिपेंट डज नॉट पे द अमाउंट विद इन 180 डेज, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, deposit toward the tax, interest, fees or any other amount are credited into a dash of taxable person। सॉरी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में तो सिर्फ तुम्हारी क्या चीजें क्रेडिट होती है? तुम्हारी नॉर्मल चीजें, नॉर्मल इन द सेंस कि सिर्फ आईटीसी से रिलेट करके जो भी तुम्हारी अमाउंट आएगी वो किस में जाती है? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएगी। बट तुम्हारा ये जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है इसमें सारी चीजें जाती है, जो कहीं नहीं जाता वो कहाँ जाता है? तुम्हारा इसमें जाएगा। और जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर होता है या फिर तुम इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर जिसे कहते हैं हम जनरली, उसमें क्या जाता है? उसमें हमें बस सारी लाइबिलिटीज बताई जाती है कि लाइक तुम्हारा इतना इतना ये इंटरेस्ट है, तुम्हें इतनी इतनी पेनाल्टी पे करनी है। सो क्वेश्चन में क्या पूछा है? अमाउंट आर क्रेडिटेड इनटू डैश। क्रेडिट क्या है? क्या? इंटरेस्ट, फी और एनी अदर अमाउंट। तो कौन सा क्रेडिट कौन सा लेजर होगा हमारा? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। क्वेश्चन नंबर 12, इनपुट टैक्स क्रेडिट एज अ सेल्फ असिस्ट इन द रिटर्न ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन बी क्रेडिटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग लेजर। जो आईटीसी है सेल्फ असिस्ट वो किस लेजर में क्रेडिट होता है? तुम्हारे कहाँ गया? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर डेबिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। कौन से आइटम्स डेबिट होते हैं तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में से? सिर्फ आउटपुट टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, ये सारी चीजें किससे डेबिट होंगी? तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन। इंटरेस्ट तुम किस पे पे कर रहे होते हो? बिलेटेड पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी तुमने लेट कर दिया पेमेंट में, या फिर एक्सेस क्लेम ऑफ आईटीसी, तुमने एक्सेस अमाउंट में क्लेम मतलब लाइक जितनी तुम्हारी आईटीसी की अमाउंट बन रही थी उसके एक्सेस में जाके तुमने आईटीसी की अमाउंट अवेल कर ली है। एक्सेस रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी और ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। जो तुम्हारा इंटरेस्ट है वो किस बेसिस कब से कैलकुलेट होता है तुम्हारा? फ्रॉम द डे फॉलोइंग द डे ऑन विच द टैक्स बिकम्स ड्यू टू बी पेड, फ्रॉम द लास्ट डे सच टैक्स was due to be paid and no period is specified and none of the above. So option number A क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी। जीएसटी की पेमेंट दो तरह से होती है। अगर तुमने नॉर्मल स्कीम ऑप्ट की है मंथली बेसिस वाली, तो उस केसेस में तुम्हें पेमेंट कब करनी है? हर महीने की 20 तारीख को, ठीक है। और अगर तुमने क्वार्टरली वाली स्कीम ऑप्ट की है तो 25 को करनी होती है, ठीक। इसमें क्या दिया? लास्ट डेट ऑफ द मंथ टू विच द पेमेंट इज रिलेट्स, गलत है। ये डेज लिखा है, ये डेट होगा सब जगह, ठीक है। up to 20 date of the subsequent month
अप टू 10th डेट ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ, और सी क्या होगा, राइट होगा अप टू 20th डेट ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ। यानी हर महीने की 20 तारीख को तुम्हें अपनी जीएसटी की पेमेंट करनी होती है। सेवनटीन, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स आर लायबल टू पे जीएसटी? कौन कौन लायबल होता है जीएसटी पे करने के लिए? Supplier of goods or service, recipient under the reverse charge mechanism in specified cases, and e-commerce operator, यानी all of the above. Question number 18. Payment of output GST can be done by debiting. Output GST को debit मतलब like debit की मतलब like output GST की पेमेंट करते टाइम किसे डेबिट करते हैं हम दोनों? अगर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से तो करेंगे ही, बट अमाउंट इन एक्सेस है तो किसकी हेल्प लेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, द इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर शैल बी मेंटेन्ड इन द फॉर्म। तुम्हारा ये इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर है, इसका फॉर्म कौन सा है? जीएसटी पीएमटी 01 और जीएसटी पीएमटी 02 तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का है, जीएसटी पीएमटी 05 तुम्हारा कैश लेजर का है, एंड जीएसटी पीएमटी 06 तुम्हारा किसका है? जीएसटी के चालान का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, अनजस्ट एनरिचमेंट मींस। अनजस्ट एनरिचमेंट क्या होती है? कि तुमने एक्सेस में किसी भी फ्रॉडलेंट वे में तुमने क्लेम कर लिया किसी तरह से आईटीसी, या तुमने रिफंड क्लेम कर लिया फ्रॉडलेंट वे में। ठीक है। getting loss due to the benefit of another, getting refund under the indirect tax, or getting benefit at the expense of other। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इज द प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट एप्लीकेबल फॉर पेमेंट अंडर द जीएसटी? यस। अंडर विच सेक्शन ऑफ CGST एक्ट द कंज्यूमर वेलफेयर फंड इज एस्टैब्लिश्ड? सेक्शन नंबर 56। Question number 23. Payment of unjust enrichment is nearly related to। अभी बताया ना, तुमने क्या कर लिया? तुमने एक्सेस में क्लेम कर लिया, एक तरह से तुमने किसी तरह से रिफंड ले लिया गवर्नमेंट से, फ्रॉडलेंट वे में कोई गलत इनवॉइस दिखा के या इनवॉइस में अमाउंट इंक्रीज करके। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा, क्योंकि तुमने पेमेंट तो एक्सेस तुमने की नहीं होगी तो वो गलत होगा। ठीक है। या फिर तुमने टैक्स पेयर हो, ये भी ऑप्शन गलत है, तो रिफंड ऑफ टैक्सेस क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर वेलफेयर फंड इज। अब इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था कंज्यूमर वेलफेयर फंड को स्टैब्लिश करने के? सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, स्ट्रेंथन द कंज्यूमर मूवमेंट इन द कंट्री, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द कंज्यूमर वेलफेयर, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। Which of the following statement are related to consumer welfare fund? The amount deposited in the consumer welfare fund is utilized for consumer welfare. Second, government maintain the account and records related to this fund and audit is done by CAG। ये सारी स्टेटमेंट सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, what are the possible situation once the job work is completed by the job worker? A, principal may ask the job worker to goods send it to other job worker. Principal may bring back the goods. Principal may directly sell the goods from the place of job worker, यानी all of the above। 27, the job worker should always be registered under GST? No। आई गेस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और कोई भी इशू हो तो ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट करना फ्रीली।